हमारे देखने वालों को पहले हम आपसे थोड़ा सा परिचय जानना चाहेंगे, क्योंकि मैक्स एक बहुत बड़ा, खासकर हेल्थ इंडस्ट्री में अगर बात की जाए तो बहुत बड़ा प्लेयर है। तो इसलिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि मैक्स क्या है। और डॉक्टर साहब, क्योंकि आप ऑलरेडी हेपेटोलॉजी के HOD भी हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं इन चीज़ों को? मैक्स हेल्थ केयर के बारे में अगर मैं पहले आपको बताऊं, मैक्स हेल्थ केयर एक हेल्थ केयर रिलेटेड कंपनी है। हमारे पास आज की डेट में 25 अस्पताल हैं और लगभग 50 से ऊपर लैब्स हैं जिनको हम देखते हैं एज अ ग्रुप। और जो इसका मेन मुद्दा है हेल्थ केयर फॉर ऑल है और एक्सीलेंस है कि भाई जो भी हम जिसके पास भी जो हेल्थ केयर लेके जाते हैं वो बेस्ट हो और जो दुनिया में सब जगह टॉप पे हो वो भी यहाँ पे अवेलेबल हो। तो ये एक मत है ग्रुप का और उसमें हीमेटोलॉजी भी काफ़ी स्ट्रांगली उस मत के लिए हमारे को करना होता है। दैट्स हाउ वी डू इट। अब मेरा नाम अनिल हांडू है। मैं एक हीमेटोलॉजिस्ट हूँ, रक्त रोग विशेषज्ञ आप बोल सकते हैं। और मैं मैक्स के साथ ऑलमोस्ट अब 14-15 साल से कार्यरत हूँ। और हमारा हीमेटोलॉजी को लेके काफ़ी स्ट्रॉन्ग मत रहा है, स्पेशली जिस यूनिट में मैं काम करता हूँ वो BL कपूर है। हम लोग ट्रांसप्लांट में बहुत एग्रेसिव हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट का बहुत काम करते हैं। हमारे यहाँ लगभग अभी तक 2000 के करीब बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुए हैं। और इसमें ये बात ज़रूर है कि हम एक प्राइवेट अस्पताल है और हमारे पास मैक्सिमम लोग जो होंगे ऑब्वियसली वो होंगे जिनके पास पैसा होगा। बट एट द सेम टाइम हमारे पास सरकार के मरीज़ भी बहुत आते हैं जो CGHS और बाकी बेनिफिशरीज़ होते हैं। उसके अलावा हमारे तंत्र में 10% EWS वाला भी तंत्र है जिसमें बिल्कुल फ्री में सब होता है। तो ओवरऑल देयर हैज़ बीन अ बिग सोशल कवर पूरा, मतलब जो जिनके पास पैसा है उनके भी और जो जिनके पास नहीं भी है उनको भी हीमेटोलॉजी का पूरा कवर दिया गया। अगर हम हीमेटोलॉजी की ग्रोथ की बात करें और उसमें जो आज की डेट में इंस्ट्रूमेंटेशन है या उसके बारे में अगर हम एक आज के जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनके बारे में बात करें तो पिछले 20 सालों में बहुत ज़्यादा बदलाव आया हीमेटोलॉजी और उसके प्रोडक्ट्स को लेके। उसमें काफ़ी चीज़ें कई सारी एरियाज़ में हुई, जिसमें जैसे हीमेटोलॉजी एनालाइज़र की अगर हम बात करें उसमें एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि उसकी ग्रोथ एक बहुत बड़ी ग्रोथ हुई है। कहाँ हम सिर्फ एक सेल काउंटर को बस सेल काउंट करने के लिए यूज़ करते थे और कहाँ हम उसके ऊपर अब बहुत सारे डायग्नोसिस बना पाते हैं, बहुत सारी बीमारियों का ज्ञान हमें मिल पाता है। उसके अलावा फ्लो साइटोमेट्री बहुत एग्रेसिव हो गई है। अभी अगर आप देखेंगे हमारे एक हॉल में अभी लेक्चर चल रहा है, डॉक्टर मिश्रा जी हैं जो लेक्चर दे रहे हैं और वो ज्ञान बांट रहे हैं आज की डेट में जीनोमिक टेस्टिंग पे, जो कि एक नेक्स्ट लेवल वाला काम है। ये सारा काम करने से हमें फ़ायदा क्या हो रहा है, मरीज़ को क्या फ़ायदा हो रहा है अल्टीमेटली? चलिए हमने ये बहुत सारा काम तंत्र चलाया पर इससे मरीज़ को फ़ायदा क्या हुआ? पहले जब हम किसी बीमारी का इलाज करते थे तो हम जनरलाइज्ड बीमारी का इलाज करते थे। अब हम प्रिसिशन मेडिसिन की बात करते हैं, टारगेटेड थेरेपी की बात करते हैं कि जिस मरीज़ को जिस चीज़ की ज़रूरत है उतना ही दो, बाकी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है, ताकि साइड इफ़ेक्ट कम हो और मरीज़ को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। अच्छा सर, इसीलिए मुझे लगता है कि जो फार्माकोविजिलेंस की जो गवर्नमेंट ने उसका दायरा बढ़ाया है, लगातार बढ़ा रहा है, तो शायद मुझे लगता है जो आपकी बात है इसी को लेकर गवर्नमेंट थोड़ा एग्रेसिव है। बिल्कुल एग्रेसिव है। इनफैक्ट सरकार का आजकल जो मत है वो एक तो 2 चीज़ों पे है जी। एक तो मेक इन इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसमें भी जेनेरिक पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनका एम्फेसिस है। और कुछ हद तक ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम जेनेरिक पे नहीं करेंगे तो ये बहुत सारे लोगों के पहुंच से बहुत दूर है। तो इसलिए जेनेरिक होना बहुत ज़रूरी है, मेक इन इंडिया बहुत ज़रूरी है और उससे हमारी जो जनता है उसको बहुत फ़ायदा है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं उसी दिशा में चलती हैं। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा किसी को इलाज पे खर्चा नहीं कराओगे, क्योंकि आप उसका प्रिसिशन देखोगे। अगर मान लीजिए उसको एक कैल्पोल की गोली से काम चल रहा है तो उसको एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत क्या है? बिल्कुल सही कहा। तो आप कैल्पोल की गोली दो, अगले दिन वो ठीक हो रहा है, बात खत्म है। तो इस तरह का प्रिसिशन मेडिसिन बहुत स्ट्रांगली फेवर कर रहे हैं और उसमें टेक्नोलॉजी की बहुत एडवांसमेंट हो रही है और जिससे मरीज़ का फ़ायदा है। अच्छा सर, जैसे हम लोग बात करते हैं मेड इंडिया की, तो हमारे जैसे IITs हैं या जो और भी इंस्टीट्यूशंस हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, उनका क्या योगदान होगा इस समय हमारे यहाँ? क्योंकि जो PLI स्कीम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है, उन स्कीम्स के इनसे जुड़े हुए अगर हम देखें तो किस तरह से उसके बेनिफिट्स आखिरी आदमी तक पहुँच रहा है? देखिए, सबसे बड़ी जो मेरे को आज की डेट में प्रॉब्लम लगती थी अभी तक वो ये था कि रिसर्च को कभी भी एक मोडालिटी को सपोर्ट करना सरकार का कभी एक विजन नहीं था एक ज़माने में, जो कि बहुत बदलाव अब आया है। अभी आज की डेट में हमारी सरकार तो चाहती है कि आप यहाँ रिसर्च करो, कोई नई चीज़ बनाओ जिससे किसी का भी फ़ायदा हो, चाहे मरीज़ का फ़ायदा हो रहा है
चाहे हमारी सर्जरी में फ़ायदा हो रहा है, चाहे किसी तरह का फ़ायदा हो, बट एक एंड प्रोडक्ट आए जिससे किसी एक जनता का फ़ायदा हो रहा हो, और वो रिसर्च पे उनका बड़ा एम्फेसिस है। और मेक इन इंडिया का जब उसके साथ गठजोड़ बनाते हैं, उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि भाई आपकी यही सारी टेक्नोलॉजी जो आप यूएस से लाते, यूके से लाते, कहीं और से लाते, अब आपका उसके ऊपर पेटेंट का भी एक प्राइस देना पड़ता है। जी जी, भाई उसने बनाई है तो वो तो आपको महंगा ही बेचेगा, रॉयल्टी देनी एग्जैक्टली, रॉयल्टी भी देनी पड़ेगी। उसके कंपैरिजन में अगर आप इनोवेशन यहाँ करोगे, जी जी, खुद बनाओगे और फिर खुद अपनी जनता को दोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पैसे नहीं लगेंगे, मगर उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम लगेगा। जी जी, मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल देता हूँ। आजकल मैलिग्नेंसीज के लिए, कैंसर्स के लिए एक नई थेरेपी आई है जिसको कार टी सेल थेरेपी बोलते हैं। कार टी सेल थेरेपी अगर आप यूएस से लेके आते हैं किसी मरीज के लिए, तो इसका खर्चा लगभग 5 करोड़ रुपए एक मरीज। और वही चीज़ जब हिंदुस्तान में बनती है, हमारे यहाँ मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट बनती है, वेलोर में बनती है या मुंबई में बनती है या गुड़गांव में भी बनती है, यही काम 50 लाख रुपए में हो रहा है। अब आप सोचिए 5 करोड़ कहाँ और 50 लाख रुपए कहाँ, मतलब तो कितने सारे लोग, एग्जैक्टली कितने सारे लोगों के हाथ में ये पॉसिबिलिटी आई कि वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे देश में इंडिजिनस होना बड़ा ज़रूरी है, और ये बहुत मदद करेगा, काफ़ी लोगों की मदद करेगा। लेकिन सर जिस तरह गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, बल्कि मैं लास्ट टाइम मेरे जितेंद्र जी से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा भी कि साहब आप R&D पे पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो क्या आप सफ़ेद हाथी बनाना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, अब हमारा विज़न बदल गया और अब हम ये चाहते हैं कि प्राइवेट प्लेयर इस मामले में आगे आए और हम उनको फंड देना शुरू कर दिया है, जिससे रिसर्च का काम थोड़ा ज़्यादा लेवल पर हो पाएगा। तो उसको किस तरह से एक्चुअली अगर आप इसका सबसे जीता जागता एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल पूरे देश में CMC वेलोर है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर में एक स्टेम सेल यूनिट बना हुआ है जिसकी पूरी फंडिंग DBT ने करी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करी। तो कहीं ना कहीं सरकार ने सपोर्ट किया प्राइवेट में, एंड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज CMC वेलोर तो प्राइवेट अस्पताल है, वो सरकारी तो है नहीं, पर उन्होंने उनको पूरा सपोर्ट दिया। पर इन रिटर्न अगर हम CMC को देखें, उन्होंने भी उसको ज़बरदस्त पन पाया और उन्होंने उस सेंटर को ऐसा बनाया कि जो देश का एक गौरव है आज की डेट में, एक्सेलेंस सेंटर है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो इसी तरह से काफ़ी सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी अब इस दिशा में आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैक्स की बात करूं, मैक्स का एक वर्टिकल है जिसको हम बोलते हैं माइन, मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सेलेंस, और उसका एक कॉम्पोनेंट है रिसर्च, जो पूरा वर्टिकल है। उसकी अपनी इंट्राम्यूरल फंडिंग है जो मैक्स के फंड से ही आता है, प्लस हमारी कोलैबोरेशंस DBT के साथ भी है, हमारी कोलैबोरेशंस आज की डेट में ICMR के साथ है, जहाँ से फंड हमें मिलेगा। कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और इवेंचुअली आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि जब आप वो प्रोजेक्ट बन पाएंगे, उससे जो इवेंचुअली निकलेगा, एक इनोवेशन निकलेगी या कोई रिसर्च मॉलिक्यूल निकलेगा या कोई प्रोडक्ट निकलेगा, वो हमारे देश में ही काम होगा, हमारे लोगों के लिए काम होगा, और प्लस शायद हम मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, जो हमारे प्रधानमंत्री का, ऑनरेबल प्रधानमंत्री का हमारे विजन है, भाई मेक इन इंडिया बट फॉर द वर्ल्ड, नॉट ओनली फॉर इंडिया। देश के लिए तो बनेगा ही, पर बाद में हम बाहर भी भेजेंगे। लेकिन सर यहाँ पे आपको रोकते हुए कि क्योंकि कहीं भी हम लोग मेक इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन हम लोग असेंबल इन इंडिया कहलाने लगे, ऐसा क्यों? अभी एक्चुअली अगर हम इस विजन को देखें, किसी भी चीज़ को डेवलप करने में थोड़ा समय लगेगा। हमारे को ऑब्वियसली बनाना यही चाहिए, सारा ही बिल्कुल ज़ीरो से, बट कई सारी चीज़ें हैं जिसमें हमारे पास रॉ मटेरियल इंडिया से आ ही नहीं पाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम रेयर अर्थ इवेंट मेटल्स कहें, तो वो तो उसका तो वैसे ही बहुत सारा इंपोर्ट ही होता है, पूरे दुनिया में इंपोर्ट होता है, हम अकेले नहीं हैं। वाइल आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट कि भाई हमने कई सारा सामान हमने बाहर से उठा लिया और यहाँ पे असेंबल करके आगे बेचना शुरू किया। दिस इज़ ओनली शॉर्ट टर्म, ये सरकार का भी विजन नहीं है, और आई थिंक हम लोगों का विजन ये होना ही नहीं चाहिए। हमारा एम ये होना चाहिए कि अगर हम उसमें पेच लेके चल रहे हैं या उसकी नट लेके चल रहे हैं या उसमें एक इंजन लगा रहे हैं, वो हम यहीं बनाएं, तब वी विल बी ट्रूली मेक इन इंडिया। बट आई थिंक दैट इज़ अ विजन फॉर द नेक्स्ट मे बी 10 years और सो। पर कहीं ना कहीं हम उस दिशा में चल रहे हैं और पहुँचेंगे कहीं ना कहीं। पहले तो मेक इन इंडिया भी नहीं होता था, अगर हम उसको सिर्फ असेंबल इन इंडिया की बात करें तो पहले तो वो भी नहीं था, अब कम से कम वहाँ तो पहुँच गए। नेक्स्ट स्टेप यही है कि हाँ जी, अब इसको आगे और बढ़ाना। लेकिन सर जो अभी हम देखते हैं कि जो यूरोप के अगेंस्ट में या चाइना के अगेंस्ट में देखते हैं,
जो हमारे R&D का एक्सपेंसेस है वो बहुत कम है। हमारी GDP का अगर आप टोटल ओवरऑल देखिए तो 0 पॉइंट समथिंग में ही आता है, जबकि वो 11%, 12% और 14% तक के करते हैं। ये इतने ह्यूज गैप क्यों है सर? ये डिस्पैरिटी, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी दाल रोटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, अगर मैं इसको सिंपल भाषा में समझाऊँ तो। अब जब हमारे पास दाल रोटी नहीं होगी तो मक्खन मलाई कहाँ से लाओगे? तो हमारी सरकार अभी भी इस चीज़ में जुटी हुई है, क्योंकि अगर आप आज भी देखेंगे 3 से 5% लोग ही टैक्स भरते हैं। रियलिटी तो यही है। हाँ, आपका काउंटर ये ज़रूर हो सकता है कि भाई GST भी तो सभी से ले रहे हो, तब भी सभी टैक्स दे ही रहे हैं, बट जिस परसेंटेज पे, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यूके का एग्जांपल दूं, 40 से 45% टैक्स अप फ्रंट लगता है और सभी पे लगता है और सब देते भी हैं। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, हमारे भारत देश में ऐसा नहीं है। वी हैव अ टैक्स पेइंग पॉपुलेशन विच इज़ वेरी माइनर। अब उतना जो भी पैसा आ रहा है उसमें हमने 1.4 बिलियन पीपल, इनका ध्यान रखना है। ये एक बहुत मेहनत टास्क है, ये छोटा टास्क नहीं है। और फिर भी हम एक ऐसी इकोनॉमी है जो ग्रोइंग फेज में है और हम दिखते हैं कि हम ग्रो कर रहे हैं, और ऑब्वियस दिखते हैं, ऐसा नहीं है कि एक षड्यंत्र है, दिख रहा है, प्रोग्रेस है। आई थिंक वी आर अचीविंग, बट येस आई वुड प्रेफर इवन सरकार भी इसके ऊपर ध्यान दे, और हमारा जो GDP की परसेंटेज नॉट ओनली टू R&D, even to health directly, should be increased, because health should be catered for by the government and properly. लेकिन सर इस पे भी आपसे मतलब यहाँ रुकते कहूँगा कि जैसे GDP का 2.5% ये हुआ है कि भाई एक्सपेंसेस करना है, रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा है। फिर ये हुआ कि यूनिवर्सल एक इंश्योरेंस आ जाए जिससे चीज़ें कवर हो जाएं, लेकिन एक्सपेंसेस हमने जो देखा ओवरऑल सर वो 1.2% हमारा GDP का खर्च हो पा रहा है और 1.5% ही उसका लिमिट है। तो ये मतलब जो मतलब एक्चुअल हमारी GDP का जो टारगेट है कम से कम उतना भी नहीं हो पा रहा है। ये बीच में जो 0.3% रह जाता है, क्यों रह जाता होगा, आपको क्यों लगता है? देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं जो हमारा इंटेलेक्ट है जी, जब वो हैंडीकैप हो जाता है कोई भी चीज़ करते हुए, फ्रस्ट्रेशन में वो फिर या तो देश छोड़ देता है या वो नौकरी छोड़ देता है, कहीं और चला जाता है। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ हेल्थ केयर में। जी जी, एक डॉक्टर है, अच्छा खासा पढ़ा, सरकार ने उसके ऊपर खूब पैसा लगाया, उसने MD DM सब किया, उसके बाद वो एक एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है। 2 4 5 साल काम किया, फ्रस्ट्रेट हुआ, नौकरी छोड़ दी, प्राइवेट में चला गया। अब वो पैसे कमाने में लग गया। हाँ, उसने उस चीज़ का भी नहीं सोचा कि भैया मेरे ऊपर इतने पैसे लगे थे, मुझे कुछ करना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी फ्रस्ट्रेशन का कारण भी हम ही थे। हमने बनाया, बट हमने उसकी फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ाई, क्योंकि हमने उसको कोई ऐसा पाथ नहीं दिया जिस पे वो प्रोग्रेस कर पाए। तो कहीं ना कहीं एक वो रिसर्च बेंट ऑफ प्रोग्रेस जो है वो कहीं लैकिंग है। हालांकि इस दिशा में भी अगर आप मुझे पर्सनली पूछते हो, DBT, ICMR या इस तरह की जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी कोशिश निरंतर है कि वो इसको पाथ को अच्छा बनाएं। बट आई थिंक हमारे इंस्टीट्यूशंस भी बहुत सारे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे अपने लोगों को भी थोड़ा बहुत तो पेशेंस रखना पड़ेगा। भाई चलो 2 साल में नहीं तो 5 साल में होगा, बट होगा। अगर आप उससे पहले ही पेशेंस लूज़ करके छोड़ दोगे तो फिर कहाँ से बनने वाला है कुछ भी? दैट्स व्हाई प्रोग्रेस नहीं होती। लेकिन सर इसको भी जैसे चाइना ने किया है कि जो भी डेवलपमेंट चीज़ें करता है, R&D करता है, तो उसको कुछ कंपनियां जैसे स्टॉक होल्डिंग टाइप की हो जाती है और उसको कहते हैं कि भाई हम आपको इक्विटी दे देते हैं और आप आइए, जो भी आप रिसर्च करेंगे वो हम करेंगे। क्या इस तरह हमारे यहाँ भी कुछ कारपोरेट इस तरह के नहीं आ सकते जिस तरह चाइना ने किया? टू एन एक्सटेंट ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ओके, स्पेशली इन दी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ओके, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल अगर आप मुझसे कंपनी का नाम मैं अगर लूँ, जैसे रेड्डीज लैब है जी जी, या जाइडस है या इंटास है, इनके यहाँ पे ऑलरेडी कुछ इस तरह की चीज़ें डेवलप हो गई हैं वेयर दे आर इंसेंटिवाइजिंग समबडीज एफर्ट, कि भाई वो एफर्ट लगाएगा, हाँ, वो एक मॉलिक्यूल पे काम करेगा, उस मॉलिक्यूल को डेवलप करके आपको पकड़ाएगा, आप उस मॉलिक्यूल को आगे लेके जाओगे और वो मॉलिक्यूल कहीं बिकेगा, चाहे हिंदुस्तान में बिके या बाहर बिके, कहीं भी बिके। सो वो एक इंसेंटिवाइजेशन प्लान इन कंपनीज में शुरू हो गया है। इट इज़ अ सिमिलर थिंग विच विल हैव टू बी अडॉप्टेड, कि बाकी कंपनीज भी इसको अडॉप्ट करें और पार्टनरशिप करें। जो एक ब्राइट साइंटिस्ट, साइंटिफिक माइंड का बंदा है, उसके साथ ब्राइट वो एंगेजमेंट करें, एंड दैट एंगेजमेंट विल हेल्प देम डेवलप अ प्रोडक्ट विच विल इवेंचुअली बिकम अ बिग प्रोडक्ट लोगों को लेने के लिए। यही फ़र्क हमारे देश में है और कंट्रीज़ लाइक US में है या UK में है। मान लीजिए मैं एक डॉक्टर हूँ, यहाँ पे मान लीजिए मैं ट्रांसएशिया के साथ सांठगांठ करूँ, मैं इनके साथ हाथ मिलाऊँ,
और मैं कहूँ चलो जी मैं आपके साथ एक चीज़ पे काम करता हूँ एंड हम इसको इंसेंटिवाइज करें। मैं आपको एग्जांपल दे रहा Yes, yes, sir, no doubt. हूँ, अगर मैं इसको यहाँ करूँ और मैं ये ओपनली डिक्लेयर भी करूँ Okay. तो मुझे बोला जाएगा अरे ये तो बिक गया, ये तो कंपनी वाले ने खरीद लिया इसको जी, ये हो गया जी, ये तो इसके घर में मर्सिडीज आ गई जी, वो हो गया जी, ये हो गया जी। एंड एग्जैक्टली सिमिलर थिंग जब यूएस में होगा, उस बंदे को उसको सिर्फ एक ही काम करना है। जब वो टॉक दे रहा है, मान लीजिए ट्रांसएशिया के फोरम पे टॉक दे रहा है, उसने डिस्क्लेमर में ये डाल देना है कि भैया मैं इनके बोर्ड पे हूँ, मैं इनके साथ ये एक चीज़ डेवलप कर रहा हूँ और ये डिस्क्लेमर है मेरा, इसमें कोई ये नहीं है कि मैं तुम्हें ये बेच रहा हूँ, बट मैं तुम्हें ये प्रोडक्ट बना के इनके साथ कोलैबोरेट करके कर रहा हूँ और उसके लिए मेरे को मान लीजिए महीने के महीने 10 लाख रुपए भी दे रहे हैं, लेट्स से। ठीक, हाँ, yes, yes, no doubt. बट दिस इज एक्सेप्टेबल इन यूएस। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सोशल सेटअप है या प्रोफेशनल सेटअप्स हैं उसमें कहीं ना कहीं इसको it's a negative thing. It's not good for you. They don't look at you as a person. लोग सोचते हैं कि भैया एक साइंटिस्ट है, वो साइंटिस्ट वो क्या हवा पे तो जिएगा नहीं ना, आपने उसको भी तो कुछ इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा ना, somebody will have to do it. So वहाँ पे एक हमारी विडंबना है इस देश की, जो होते होते ठीक होगी, किसी दिन तो ठीक होगी, किसी दिन तो ठीक। अभी नहीं हो रही तो कम से कम 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में दिस विल नीड टू चेंज। अगर हम एक साइंटिफिक इनोवेशन, अगर हम एक साइंटिफिक ग्रोथ की बात करते हैं, एक बंदा इन आइसोलेशन ये नहीं कर पाएगा। देयर हैज़ टू बी अ कोलैबोरेशन बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया, जो कि बाहर के देशों में होता है। इंडस्ट्री एंड एकेडमिक्स कोलैबोरेट। जी, जी। अभी आप देश में ही देख लीजिए, बाहर क्यों जा रहे हैं। बॉम्बे की बात करता हूँ मैं। बॉम्बे में एक डॉक्टर साहब हैं, साइंटिस्ट हैं, राहुल पुरवर जी। उनका एक प्रोडक्ट इम्यूनो एक्ट करके एक उनकी कंपनी है, आईआईटी बॉम्बे के साथ इसकी कोलैबोरेटिव है। रिसर्च सारी आईआईटी बॉम्बे ने करी, जी जी, ये उसके साइंटिस्ट थे, इन्होंने कोलैबोरेट किया, पर अब ये इंडस्ट्री है। जी। सो एकेडेमिया आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई एंड कोलैबोरेटिव इम्यूनो एक्ट which is basically a company, Yes. but they have collaborated. कोलैबोरेट करके उन्होंने अब कार्टी सेल, जो मैं आपको पहले भी बता रहा था, प्रोडक्शन करी, जिसका कॉस्ट 1/10 हो गया। हाँ हाँ, और इंडिया में इंडिजिनस कार्टी सेल बनी, आपने अपने देशवासियों को दे रहे हो, और उससे कितने लोगों का भला हो रहा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, अब इस सारे एपिसोड में राहुल पुरवर विल अर्न, नो डाउट, नो डाउट, बट व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? उसमें गलत क्या है? उसने किया तो उसमें कुछ गलत नहीं है। उसमें उन्होंने पार्टनरशिप करी, उस पार्टनरशिप में उन्होंने एक इनोवेटिव मॉलिक्यूल बनाया, उस मॉलिक्यूल को आगे बढ़ाया और आगे प्रोडक्ट करके दे दिया, विच इज़ अ ग्रेट थिंग टू डू। दैट इज़ वेयर वी हैव टू चेंज आवर माइंडसेट। हमारे देश में ये माइंडसेट भी बदलना बड़ा ज़रूरी है। जी जी, कि भाई देयर इज, एज दे से, देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। फ्री में तो कुछ नहीं मिलता ना, कुछ नहीं, गाली somebody नहीं is देता paying, कोई। exactly, somebody is paying for it. Yes. Even if अगर मेरा यहाँ पे लंच फ्री हुआ, मेरा फ्री हुआ, मगर किसी ने तो पैसे दिए उसके। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। So it's the same story for industry and academia also. If industry and academia need to go to the next level, they have to collaborate. They have to understand that there will be some money which will be involved. कोई पे करेगा और उसका कहीं ना कहीं उसका रिकवरी होनी पड़ेगी, and that minimal recovery has to happen. जब ये समझ आएगी ना सबको, आप देख लेना यहाँ एक बड़ा इनोवेशन और रेवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक बेंड, बहुत फर्क आएगा। इट विल बी अ ह्यूज चेंज। लेकिन अभी भी हमारे देश में सर अब धीरे धीरे साइंटिस्ट कम होते जा रहे हैं, लोगों का साइंस की तरफ, इन चीज़ों की तरफ से रुझान कम होता जा रहा है। आपने भी पिछले देखा होगा, क्योंकि आप एज ए डॉक्टर भी हैं, एज ए रिसर्च भी हैं, तो आपने देखा होगा क्या वजह है इस तरह की कमी आने की वजह। सो मोस्ट द पीपल, अभी क्या होने लगा है, अगर मैं देखता हूँ ना, आई हैपन टू बी अ लिटिल बिट ऑफ अ रिक्रूटर ऑल्सो। मैं एम्प्लॉय भी करता हूँ, काफ़ी सारे हमारे जो हॉस्पिटल्स के डिपार्टमेंट्स हैं उनमें मैं बोर्ड पे भी बैठता हूँ, रिक्रूट भी करता हूँ। मैं जब आज की जनरेशन को, जब वो आते हैं उन इंटरव्यू के लिए, उनके 2 ही सवाल होते हैं, छुट्टियाँ कितनी हैं, पैसे कितने हैं। तीसरा कोई सवाल ही नहीं है। काम क्या है, काम क्या नहीं है, ये आज तक मुझे किसी ने नहीं पूछा। ठीक है, क्या मुझे इनोवेशन करना है, क्या है, कैसे आगे रहें, बिल्कुल भी नहीं। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन दैट, क्योंकि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो दिखता है सबको, वो सबको ये लगता है कि नहीं, मेरे पैसे कमाने हैं और मुझे एक लाइफ चाहिए जिसमें मेरे पास थोड़ा आराम हो। साइंस एंड इनोवेशन में जी, ये पॉसिबल नहीं है। आपको कम से कम ऐसा बंदा, आप 100 लोग देखोगे ना, उसमें से मुश्किल से एक बंदा ऐसा मिलेगा। अब तो सर मुझे 1000 में दिखने लगा है। हाँ, क्योंकि मैं तो यहाँ की 5 लेबोरेटरीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई कैन इमेजिन।
IITR है, NBRI है, सब कुछ CDRI सब मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ कुछ मिलता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। हम भी देखते हैं, मैं तो रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना आपको मेरे साथ क्या होता है। मैं जो बंदा मेरे पास आता है उसका पहला सवाल ही होता है, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर रॉन्ग, दे हैव देयर ओन रीजंस टू डू दैट। ठीक है भाई, ऐसा हो रहा है तो कुछ तो सोशल सिस्टम ऐसा हो रहा है, चेंजेस Changes है। है जो लोगों को लग रहा है नहीं मुझे पहले यही चीज़ें पूछनी है। बट कोई बंदा ये नहीं आके पूछता कि सर मैं आपके साथ काम करूंगा तो मुझे इस चीज़ पे काम करने का मौका मिलेगा, क्या मैं इस चीज़ में कुछ और कर सकता हूँ, क्या आप मुझे इस चीज़ में सपोर्ट करेंगे, क्या आप मेरे को इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करा के कोई मेरा एक मॉलिक्यूल बनवाने की कोशिश करोगे, या क्या आप मेरे को ऐसा सपोर्ट करोगे कि मेरे को इंट्राम्यूरल ग्रांट मिल जाए। अगर मैंने 100 लोगों को हायर किया होगा अभी तक, मेरे ख्याल एक बंदे ने आज तक ऐसा सवाल किया होगा। यू नो, एंड दैट इज़ वेयर देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। ये जो ही मैं इस चीज़, आई वॉज इन इंग्लैंड ऑल्सो फॉर सम टाइम, तो मैं इसको जब इंग्लैंड के साथ कंपैरिजन करता हूँ, वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ बेंट ही डिफरेंट है। क्योंकि वहाँ पहले तो हेल्थ केयर पूरा सरकार के पास है, NHS में है। मैं ये नहीं कह रहा NHS बहुत अच्छी चीज़ है, उसके अपने इश्यूज़ हैं, बट जब हम वहाँ पे बैठते थे, जैसे मैंने जब ज्वाइन किया था, आई हैड ज्वाइंड एज अ फेलो इन माइलोमा रिसर्च, तो मैं वहाँ इसलिए नहीं गया था मुझे पैसे कमाने हैं, मैं गया था मुझे माइलोमा के एरिया में शोध करना है, काम करना है। और मेरे बॉस को सिर्फ एक ही सवाल था कि बॉस मैं ये सोच रहा हूँ, क्या ये मेरा सोचना सही है, क्या मैं इस पे काम करूँगा। मैंने उनको कभी नहीं बोला मुझे कितने पाउंड मिलेंगे। ठीक है, आपका ये था कि आगे बढ़ना है। हाँ, मेरा एम था कि नहीं, पहले आप एक्सेल करो, पहले आप अपना एक प्रोडक्ट बनाओ, उसको एक आगे बढ़ाओ, पैसे तो आ ही जाएंगे। सो दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट वाज हैपनिंग देन एंड नाउ। और करंट जनरेशन, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट इन दिस फ्रेम, मोस्ट ऑफ देम। इसलिए शायद हम उस दिशा में जा नहीं पा रहे, इसीलिए शायद कमियां भी होती जा रही। बिल्कुल बिल्कुल, एंड दिस इज़ परसीवेबल। अगर आप देखोगे ना, ये परसीवेबल है। तो सर इसी के साथ साथ हम आपकी बात को यही विराम देना चाहते हैं, और साथ में और हम आपसे ये फिर आपसे एक और मुलाकात करना चाहते हैं कि अगले पॉडकास्ट में कि किस तरह से किन चीज़ों में अपडेट हुआ और किन चीज़ों के साथ आपके साथ बात करने में हमको भी और हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, नमस्कार।